स्वागत है आपका भाषा की बातों में। आज हम बात करेंगे सिल्वी पारीक से और जानेंगे हिंदी और हिंदी साहित्य से जुड़ी ढेर सारी बातें। सबसे पहले तो हिंदी एक भाषा के रूप में आपके लिए क्या मायने रखती है? सबसे पहले तो इतनी प्यार भरी शुरुआत करने के लिए आपका धन्यवाद। और मेरे परिचय हिंदी भाषा मेरे लिए ये मायने रखती है। मेरे माता पिता दोनों भी उन दोनों ने अपनी स्नातक हिंदी साहित्य से ही की है, बीए इन हिंदी लिटरेचर। और बचपन से ही ऐसा था कि मेरे घर में एक वातावरण रहा है कि हिंदी की किताबें पढ़ें, हिंदी साहित्य पढ़ें, हिंदी में ही बात करें। मुझे ये बताते हुए ज़रा भी संकोच नहीं हो रहा है कि मेरे घर का माहौल कुछ ऐसा है कि अगर मैं किसी दिन ये बोल दूं कि आज मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है, तो मेरे गले के नीचे जमाला उतारा नहीं जाता। क्योंकि होता ये है कि मेरे पिताजी का ऐसा मानना है कि ख्याल एक उर्दू शब्द है और किसी भी भाषा की सबसे ज़रूरी जो एक सबसे किसी भाषा का एक सबसे ज़रूरी जो स्तंभ माना जाता है, वो होता है भाषा की शुद्धता। अगर मैं भाषा को साफ रखूंगी तो उतनी ही वो भाषा ज़िंदा रहेगी। तो होता ये है कि अब मैं ख्याल बोल दिया तो वो उर्दू शब्द हो गया। तो मुझे बोलना पड़ता है कि मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है या मेरे मस्तिष्क में एक विचार आ रहा है। तो ऐसा एक वातावरण हमेशा से मेरे घर में रहा है। और जहाँ तक बात हिंदी की है तो देखिए, मैं छठी कक्षा में थी जब मैंने पहली बार महाभारत पढ़ी थी। मैं सातवीं कक्षा में थी जब मैंने बाल रामायण पढ़ी थी। तो ऐसे करते करते हिंदी साहित्य से जो मेरी पहचान हुई वो धर्म ग्रंथों से हुई थी। या फिर मैं ये कहूँगी आज की भाषा में अंग्रेज़ी में कहा जाए तो माइथोलॉजिकल बुक से मेरी मतलब जो मेरा परिचय है हिंदी से वो वैसे हुआ था। तो हिंदी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि एक आप किसी को बोलते हो कि आई मिस यू, और एक आप किसी को बोलते हो कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तो जब भावनाएं झलक के आती है ना, तो वो मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। जब खत में एक हिंदी लिखा हुआ आता है कि आज 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 ज़रा आज ज़रा विचारों में तुम थे, तो ये जो शब्द हैं, ये जो शब्द रचना है, ये कहीं ना कहीं प्रेम, कहीं ना कहीं मोह का वर्णन करती है। तो हिंदी भाषा से इसी तरीके से मेरा एक हमेशा से एक बहुत ही अलग लगाव रहा है। और इसी तरीके से मेरी और हिंदी की शुरुआत हुई और चल रहे हैं हम आगे। ये बताइए, हिंदी ही क्यों? हिंदी साहित्य से आपका जो रिश्ता है वो गहरा कैसे हुआ? जैसा कि मैंने बताया कि बचपन से मुझे हिंदी साहित्य पढ़ने के लिए कहा गया था। हमारे घर में प्रेमचंद की किताबें भी आती थी और मैथिली शरण को भी पढ़ा है हमने। हम लोग रामधारी सिंह दिनकर भी पढ़ते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र भी पढ़ते हैं, दुष्यंत कुमार भी पढ़ा है, दिव्य प्रकाश दुबे जो आज के हिंदी साहित्य के लेखक कहे जाते हैं। फिर मैंने ऐसे कई लेखकों को पढ़ा, कुमार विश्वास को भी सुना मैंने। तो लेखकों के साथ साथ हिंदी से मेरा रिश्ता गहरा होता गया। मैं कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ के आई हूँ। मेरी 10वीं तक की जो भी मतलब मेरी पढ़ाई रही है वो एक कॉन्वेंट स्कूल में ही हुई है। तो हुआ ये कि 8 घंटे मैं दिन में अंग्रेज़ी बोलती थी, लेकिन जब घर पे आती थी ना तो घर पे आके मम्मी, माँ, पिताजी, हमेशा मैंने मेरे पापा को पिताजी ही बुलाया है। तो कहीं न कहीं हुआ ये कि मेरा जो बात करने का तरीका रहा, जो मेरा वक्तृत्व रहा, वो हमेशा से हिंदी में हुआ है। मैं छोटी सी थी तब मेरे पिताजी जब मेरे को किसी भी तरह भाषण प्रतियोगिता में जब मेरे को भाग दिलवाते थे, तो वो मुझे हमेशा कहते थे कि तुम हिंदी में बोलो। मेरे पिताजी खुद हिंदी पढ़ चुके हैं, मेरी माताजी खुद हिंदी पढ़ती हैं। तो दोनों ने मुझ पे जितना ज़ोर दिया है कि मैं अंग्रेज़ी सीखूं, उससे ज़्यादा ज़ोर उन्होंने मुझ पे इस बात का दिया कि मैं हिंदी जानूं। क्योंकि आजकल के बच्चों में ये देखा जा सकता है कि हिंदी कोई समझता नहीं है। अगर मैं आज 4 लोगों के बीच बोल दूँ कि मेरी बात कि कहने का तात्पर्य ये है, तो शायद तात्पर्य शब्द लोगों को संस्कृत लगता है। अगर मैं कह दूँ कि संक्षेप में समझाऊँ, तो लोगों को संक्षेप इस शब्द का अर्थ नहीं पता है। संक्षेप का अर्थ होता है ब्रीफ, जिसे हम बोलते हैं कि ब्रीफली आई विल एक्सप्लेन यू। तो उसे संक्षेप में कहूँ, ऐसा कहा जाता है हिंदी में। तो कहीं न कहीं हिंदी भाषा से जो लोगों का एक जो मतलब रिश्ता रहा है, वो कहीं न कहीं खिंचता चला गया और मेरा उतना ही जुड़ता चला गया। मेरे घर वालों ने मुझे हमेशा सिखाया कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसको तुम जितना पढ़ोगे, जितना समझोगे, उतना तुम्हें उससे लगाव होगा। मैं हमेशा ये बात लोगों को कहती हूँ कि पाँव, पग, पदचिन्ह, फिर
पादुका, ये एक ही शब्द की ओर इशारा कर रहे हैं, ये पाँव ही कह रहे हैं। लेकिन अगर मैं कह दूँ कि किसी के पग में पायलिया है, उसके पाँव में दर्द है और वो अपने पदचिन्ह छोड़ गए, साधु महाराज की पादुकाएँ हैं, तो हर शब्द को एक अलग वाक्य में एक अलग ढंग से ढाला जा सकता है। और ये हिंदी की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और इसी तरीके से मेरा और हिंदी का रिश्ता इतना गहरा होता गया। और जहाँ तक बात ये है कि हिंदी ही क्यों, तो जब मैं देखती हूँ कि आजकल के लोग जिस तरह अंग्रेज़ी में बात करते हैं, लोगों को ये जेनज़ी और मिलेनियल स्लैंग्स जो लोगों को इतने पसंद आ रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि लोगों को ये बात भी समझ में आए कि तात्पर्य एक अच्छा शब्द है, संक्षिप्त एक अच्छा शब्द है, संवेदनशीलता जैसा शब्द होता है। तो मैं चाहती हूँ लोग इन चीज़ों को समझें और इसीलिए हिंदी, हिंदी होने के पीछे एक यही कारण है। देखा जा सकता है कि हिंदी साहित्य देखा जा सकता है कि हिंदी साहित्य में हर दशक में एक बदलाव देखने मिला है। तो उस बदलाव से क्या सीखा जा सकता है? जहाँ तक बात हिंदी साहित्य में हर दशक में आने वाले बदलाव की है, तो मैं कहूँगी कि 1800 के समय जब मुंशी प्रेमचंद जी जब लिखा करते थे, तो उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा उर्दू में ग्रहण की थी। उनका जो पालन पोषण है वो लखनऊ में हुआ था। तो लखनऊ के वातावरण को समझते हुए, जानते हुए हम ये देख सकते हैं कि वहाँ उर्दू बोली जाती थी। तो प्राथमिक शिक्षा उनकी उर्दू में हुई और फिर उस हिसाब से हमने हिंदुस्तानी भाषा बन गई, क्योंकि हिंदी में फिर उर्दू जैसे शब्दों का प्रयोग होने लगा। अगर मैं दशक के अनुसार अगर आपको समझाने जाऊँ, तो जब हम मुंशी प्रेमचंद जी को पढ़ते हैं, तो उनकी किताबों में, उनकी कहानियों में हमें ये शब्द देखने मिल सकता है कि बीवी या फिर साहिब, है ना? लेकिन वही कहीं न कहीं अगर मैं मैथिली शरण गुप्त को पढ़ूँ, अगर मैं रामधारी सिंह दिनकर जी को पढ़ूँ, तो उनकी कहानियों में, उनकी कविताओं में महोदय, पत्नी, धर्मपत्नी, अर्धांगिनी ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। मैं ये कहूँगी कि हर दशक के साथ-साथ हिंदी साहित्य में अलग-अलग भाषाओं के शब्दों का जो मेल किया गया है, उस मेल से ही कहीं न कहीं परिवर्तन की अंदाज़ा लगाया जा सकता है, परिवर्तन को समझा जा सकता है। ये कोई जोक-संजोक की बात नहीं है, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात हुआ ये कि जब जब दोनों देश अलग-अलग हो गए, जब मैं ये कहूँगी कि जब सीमाएँ बन गई, तब सीमाएँ बनने के बाद हुआ ये कि आधे पाकिस्तानी लोग इस तरफ थे, भारतीय कुछ उस तरफ थे। तो ऐसे में ये भी देखा जा सकता है कि उस समय भी साहित्य में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। शब्दों में आए, कहानियों में आए और इस तरीके से हर दशक में नई-नई कहानियाँ, नए-नए शब्द और नए-नए रचनाओं का हमें उल्लेख मिलेगा। अगर हम इतिहास को देखें, तो एक समय में जब लिखा जाता था कि सती प्रथा किस तरीके से गलत है, आज वही लिखा जा सकता है कि अ, आज वही देखा जा सकता है कि आदमियों के प्रति भी किस प्रकार की प्रताड़नाएँ उनके साथ होती हैं। आज उस पर भी हिंदी लेख और हिंदी कविताएँ, हिंदी कहानियाँ लिख कर आ रही हैं। तो समय के साथ-साथ और जिस तरीके से समय का पहिया घूमा है, उसी प्रकार से रचनाओं में और विषय में और भाषाओं में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन हमें देखने मिला। तो बस यही है। एक बात ये भी है कि हिंदी लेखकों के साथ साथ भाषा और भाषा के चुनाव में अंतर आया है। कैसे? जी, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। हिंदी लेखकों के साथ-साथ भाषाओं में और भाषा के शब्दों के चुनाव में बहुत बड़ा एक फेर-बदल हुआ है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि प्रेमचंद ने अपनी प्राथमिक शिक्षा के अनुसार उन्होंने रचनाएँ की। मैथिली शरण गुप्त ने उस अनुसार की, रामधारी सिंह दिनकर जी ने उस अनुसार की। अगर आज मैं एक अगर आज मैं हरिवंश राय बच्चन जी की मधुशाला पढ़ूँगी, तो उसमें मुझे अलग शब्द मिलेंगे। उसमें हमें मदिरापान और अ, मधुशाला, ये जो शब्द हमें मिलेंगे वो कहीं न कहीं एक ऐसे समाज की ओर संकेत देते हैं, एक ऐसे समाज की ओर संकेत करते हैं, जो समाज हमने बनाया है या जो समाज हमने देखा है उभरता हुआ। वहीं अगर मैं रामधारी सिंह दिनकर जी को पढ़ूँगी, जिनकी कविताएँ हैं कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। इन 3-4 पंक्तियों में भी हम ये देख सकते हैं कि केवल हिंदी शब्द हैं। केवल वो शब्द हैं जो हिंदी से आए हैं।
रामधारी सिंह दिनकर जी की कविताओं में मैं एक चीज़ देखती आई हूँ कि उन्होंने खड़ी बोली का बहुत प्रचार किया है। खड़ी बोली मध्य भारत की बोली कही जाती है जो हिंदी जैसी है। तो देखा जाए तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने जब अपनी कविताएं लिखी, जब उन्होंने किताबें लिखी, तो उन्होंने किताबें लिखी जैसे रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, जो महाभारत पर आधारित हैं। तो ऐसे में हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी भी इंसान की का पालन पोषण, उनकी विचारधाराएं, वो किस प्रकार के वातावरण और परिवार से और समाज से आते हैं, ये कहीं ना कहीं उनकी रचनाओं पर एक बहुत बड़ा असर असर डालता है। और ये जो एक प्रभाव मैं कहूँगी, इस प्रभाव से हम इस बात का अंदाज़ा साफ साफ लगा सकते हैं कि भाषाएं एक ऐसी चीज़ है कि हर इंसान के साथ बदलती है। हर मनुष्य भाषाओं में नया फेरबदल लाता है। आजकल के जो कवि आ रहे हैं, वो अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी करते हैं हिंदी लिखते वक्त। वो उर्दू शब्दों का प्रयोग भी करते हैं हिंदी लिखते वक्त। वो अरबी और अफ़गानी और पारसी भाषाओं के शब्द भी उठाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत बड़ा एक फेरबदल आया है और यही देखा जा सकता है। ये बताइए, आपके प्रिय लेखक कौन हैं और क्यों हैं? जब भी मुझसे ये बात पूछी जाती है कि मेरे प्रिय लेखक कौन है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी मेरे हमेशा से प्रिय कवि रहे हैं, प्रिय लेखक रहे हैं। मुझे उनकी लेखनी बहुत पसंद है। जिस प्रकार के अलंकार वो अपने कविताओं में, अपनी कहानियों में जो वो लिखते हैं, वो बहुत ही सुंदर होता है। जिस तरीके से उन्होंने कृष्ण की चेतावनी में लिखा है कि हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसे अलंकार की ओर इशारा करता है, एक ऐसे अलंकार की ओर संकेत करता है कि वर्षों तक जब पांडव जब वन में घूमे थे और किस तरीके से उन्होंने बाधाओं को और विघ्नों को अपने सीने से लगाया था। तो ये जो अलंकार है ये मुझे बहुत पसंद आते हैं। उसी प्रकार से सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, उनकी इस ये जो कविता थी, उनका ये जो तृतीय सर्ग है ये रश्मि रथी का, उसमें फिर एक बहुत ही सुंदर पंक्ति आती है कि मेहंदी में जैसे लाली हो वर्तिका बीच उजियाली हो। इन पंक्तियों में देखा जा सकता है कि किस प्रकार से उन्होंने पर्यावरण का और मेहंदी का और ललनाओं का उन्होंने जो एक मेल जो उन्होंने बांधा है, जिस तरह से उन्होंने शब्दों की मालाओं में पिरोया है, वो कहीं ना कहीं हमें इस बात की ओर ले जाती है। उन्हें हमें हमें कहीं ना कहीं ये समझाने की कोशिश करती है कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसे आप हर वाक्य में आप एक ही शब्द को अलग तरीके से ढाल सकते हैं। आज याद एक होता है कि मैं आपको याद कर रही हूँ, एक होता है कि कहीं न कहीं आपका किया हुआ कोई कर्म है, आपकी की हुई कोई क्रिया है, जो कहीं न कहीं मेरे मस्तिष्क में विचार बनकर घूम रही है, वो एक याद होती है। तो इस प्रकार से मुझे रामधारी सिंह दिनकर जी की मुझे लेखनी बहुत पसंद है और वो हमेशा से मेरे प्रिय लेखक रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि हमारे आज के युवा उन्हें पढ़ें और उनके बारे में जानें। कविताओं में और कहानियों में आज और पुराने समय के साथ साथ परिवर्तन आए हैं। ऐसे कैसे परिवर्तन के बारे में विस्तार से बताइए। जब हम परिवर्तनों के बारे में बात करते हैं, तो एक सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, एक सबसे महत्वपूर्ण बात है ये कि आज से कुछ वर्षों पहले समय अलग था। आज के कुछ वर्षों पहले लोगों की विचारधाराएँ अलग थी। आज से अगर 1 दशक पहले भी अगर मैं बात करूँ, तो हम ये देख सकते हैं कि कहीं न कहीं लोग लोग अपने मोबाइल फ़ोन से, अपने कंप्यूटर से इतने ज़्यादा जुड़े हुए नहीं थे। लेकिन आज हम ये बात साफ देख सकते हैं कि लोगों को फुर्सत नहीं मिलती है अपनी उँगलियां अपने फ़ोन पर चलाने से। लोग आज आए दिन चैट करते रहते हैं, टेक्स्टिंग करते रहते हैं। तो 1 दशक पहले कहीं न कहीं पत्रों का इस्तेमाल हुआ करता था, पत्रों का लोग उपयोग करते थे, लोग पोस्ट कार्ड भेजते थे। और 1 दशक भी मैं कहूँ तो कुछ कम बता रही हूँ। मैं बोलूँगी आज के 20 वर्ष पहले हम देख सकते हैं, लोग पत्र भेजते थे। राखी के साथ बहनें पत्र भेजा करती थी। तो इसी प्रकार से जिस तरह से लोगों की क्रियाओं में, लोगों के कर्म में परिवर्तन आए हैं, उसी प्रकार से रचनाओं में भी आए हैं। आज के 20 वर्ष पहले हम कहते थे कि औरत पूजनीय है, स्त्री पूजनीय है, स्त्री और देवी देवता एक समान होते हैं। आज हम कविताएं लिखते हैं तो हम देख सकते हैं किस प्रकार स्त्रियों पर अत्याचार हो रहे हैं
और किस प्रकार से उन्हें कम किया जा सकता है। तो हम ये बात साफ देख सकते हैं कि 20 वर्षों पहले का समय और 20 वर्षों बाद का समय और समाज दोनों में इतने परिवर्तन है कि उस समाज में रहने वाले लोग और उनकी विचारधाराएं बदलती है और विचारों से लेखनी निकलती है, विचारों से रचनाएं और कविताएं और कहानियां निकल कर आती है। मैं ये बात हमेशा कहती हूँ कि एक कवि या एक लेखक वो सोचता कुछ और है, लिखता कुछ और है, कलम कहती कुछ और है और पाठक पढ़ता कुछ और है। क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं दृष्टिकोण की। आज के 10 वर्ष पहले की कविताएं, अगर मैं आज के कई सालों पहले लिखी हुई हरिवंश राय बच्चन की कविता कहूँ कि नीड का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर, तो उस समय ये कहता था कि किस तरह से एक युवा को अपने सपनों की ओर, अपने अपने कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य की ओर उजागर होना चाहिए। और आज अगर हम इस कविता का पाठांतर करें, अगर हम इस कविता को पढ़ें, तो हम ये समझ पाएंगे कहीं ना कहीं कि किस प्रकार से हमें अपनी चुनौतियों से लड़ना है, किस प्रकार से हमें लोगों से उभरना है, हमें किस प्रकार से चुनौतियों का सामना करना है। तो जिस तरह से इस एक ही रचना को अगर मैं 10 वर्ष पहले के दृष्टिकोण में देखूं और 10 वर्ष बाद के दृष्टिकोण में देखूं, तो मुझे भावार्थ में एक अंतर नजर आ रहा है। उसी प्रकार से परिवर्तन आए हैं। आज के समय में इंग्लिश या व्हाट्सएप लैंग्वेज का बहुत ही ज़्यादा चलन हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? मैं व्यक्तिगत तौर पे इंग्लिश या व्हाट्सएप लैंग्वेज का समर्थन नहीं करती। मैं भी जब फ़ोन में टाइप करती हूँ तो मैं हमेशा यही प्रयास करती हूँ कि मैं वो जो गूगल कीबोर्ड से वो जो हिंदी में जो अक्षर आते हैं, जो देवनागरी जो लिपि आती है, उसमें लिखूँ। देखिए होता क्या है ना कि इंग्लिश या व्हाट्सएप लैंग्वेज की वजह से हमारे शब्दकोश के शब्द कम हो गए हैं। हम इंग्लिश में लिखते हुए कभी भी हम लोग संवेदनशीलता शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। हम क्या लिखेंगे कि आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, हम ये लिखेंगे कि मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ। हम भावनाएं नहीं लिखेंगे। व्हाट्सएप लैंग्वेज लिखते वक्त हम कभी ये नहीं लिखेंगे कि निष्कपटता के साथ हमें कर्म करना है, हम ये कहेंगे हमें चीटिंग नहीं करनी है। तो शब्दकोश के शब्द इंग्लिश से और व्हाट्सएप लैंग्वेज से कम हो जाते हैं, क्योंकि हमें जितनी आसानी हो गई है उसी आसानी के साथ मैं ये कहूँ कि भाव भी लोगों के कम हो गए हैं। कहते हैं ना, आज के दिन अगर मैं किसी को याद कर रही हूँ और तुरंत अगर मैं उसे कॉल कर देती हूँ, फ़ोन मिला देती हूँ, तो वो याद करने वाली भावना मेरे मन में ज़्यादा देर नहीं रहती, क्योंकि मैं तुरंत इस इंसान को फ़ोन मिला रही हूँ। पर पहले के समय में होता था कि मुझे याद आ रही है, मैं आज पत्र लिखूंगी, 3 दिवस बाद वो पत्र पहुंचेगा, तो वो याद है, वो भावना है, वो कायम रहेगी 3 दिवस तक। और उस प्रकार से हम आज भाषा का तालमेल भी हम उसी प्रकार से व्यक्तियों के साथ जोड़ सकते हैं कि आज के कई वर्षों पहले लोग अच्छे शब्दों का प्रयोग करते थे। लोग प्रेम, मोह, मोहब्बत और इश्क, इन चारों का अर्थ और भावार्थ अलग है। मोह आध्यात्मिक हो जाता है, प्रेम प्यार के लिए एक प्रकार का पर्यायवाची है, मोहब्बत है कहीं ना कहीं मेरा आपसे लगाव, जो एक उर्दू शब्द है, और इश्क मैं कहूँगी एक अरबी शब्द है, जो कहीं ना कहीं शारीरिक जो एक लोगों के बीच जो एक लगाव होता है उसका अ, उसी को कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना प्रस्तुत करने के प्रयास करते हैं ये जो शब्द हैं कुछ। तो मैं ये कहूँगी कि आज के दिन इन 4 शब्दों के साथ और पहले के समय में और अब के समय में लोगों के किए जाने वाले काम के अनुसार हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से इंग्लिश जो अभी-अभी जो चल रही है, जो अभी ट्रेंड में है, जो मॉडर्नाइज़्ड है, वो किस प्रकार से लोगों के शब्दकोश को कम कर रही है। सोशल मीडिया पर चल रहे नए नए ट्रेंड और भाषा, इनकी क्या कोई जुगलबंदी बैठ रही है या ये किसी अंत की ओर इशारा करता है? मैंने पहले भी ये बात कही है कि आज का युवा कहीं न कहीं हिंदी भाषा से दूर है। आज के युवा को ब्रो, सिस, डैड बोलने से फुर्सत नहीं मिलती। तो उन्हें पता नहीं है कि भाई, भ्राता, अनुज और बहन, दीदी, भगिनी और पिताजी, इन शब्दों का क्या अर्थ है, इन शब्दों का कहाँ क्या उपयोग होता है, इस बात को आज का युवा नहीं जानता। हुआ ये है कि सोशल मीडिया के कहीं न कहीं ट्रेंड हुए हैं आजकल, हैशटैग लगाते हैं राइटर्स ऑफ इंस्टाग्राम और उनकी कविताएँ चल जाती हैं।
पर अगर आप उन कविताओं को अगर आप देखेंगे, अगर आप उनको बिटवीन द लाइन्स अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि जब दो भाषाओं का हम मेल करते हैं तो भाषा की शुद्धता कम हो जाती है, भाषा में स्वच्छता नहीं रहती, और अस्वच्छ लिपि, अस्वच्छ रचना कभी कभी अधूरी मालूम होती है। तो ऐसे में आजकल जो ट्रेंड चल रहे हैं जिसमें खाली हैशटैग का वापर करके हम कहीं ना कहीं बड़ी रीच, बहुत सारे लोगों के साथ फॉलोवर्स बनाने में, लाइक्स लेने में लगे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं हमें परेशान कर रही है, कहीं ना कहीं हमें अपनी भाषा से दूर कर रही है। तो मेरे अनुसार ये जुगलबंदी नहीं बैठ रही है, क्योंकि इंस्टाग्राम पर आते आते अर्थ का अनर्थ हो जाता है, भाषा का अपभ्रंश हो जाता है। और मेरे अनुसार ये जो ट्रेंड वाला जो है, ये जो पूरा जो नया फीचर जो चल रहा है अभी सोशल मीडिया का, ये कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तिगत तौर पे हमारे भाषिक स्तर को कमज़ोर बनाता है। आज के दिन और समय को ध्यान में रखते हुए मॉडर्न हिंदी और आज के युवा, इन पर आप क्या बोलेंगी? मॉडर्न हिंदी पर मैं बस ये कहूँगी कि मॉडर्न हिंदी कहीं ना कहीं लोगों के साथ जुड़ रही है, लोगों को अपना महसूस करवा रही है, क्योंकि कुमार विश्वास जैसे कवि जिनकी कविताओं में एक अलग ही रस होता है, एक स्वर होता है, एक लय होती है, कहीं ना कहीं युवा उसके साथ घुल मिल जाते हैं, युवाओं को ऐसी कविताओं का पाठ करना पसंद आता है। दिव्य प्रकाश दुबे जिनकी मैंने अभी हाल ही में एक किताब पढ़ी थी, मुसाफिर कैफ़े, बहुत ही सुंदर किताब है। और उसी के साथ मैंने उनकी किताब अक्टूबर जंक्शन भी पढ़ी थी, वो भी बहुत ही सुंदर है। मॉडर्न हिंदी कहीं ना कहीं युवाओं के साथ एक तालमेल बिठा रही है, युवाओं को अपना बना रही है। मॉडर्न हिंदी युवाओं को इस बात का अंदाज़ा करवा रही है कि लेखक और लेखनी और पाठ में जितने भी किरदार या पात्र हैं, उनके जीवन शैली जैसी है वैसी ही जीवन शैली आपकी भी है। चित्रा और चंदर जो हैं मुसाफिर कैफ़े में, वो दोनों के दोनों आपस में बहुत ही ज़्यादा लगाव है उनका, वो बहुत खुश हैं आपस में। और कहीं न कहीं इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आजकल जिस प्रकार से लड़का-लड़की जो मित्रता रखते हैं, वैसी मित्रता का ही वहीं वहीं वहाँ पे मैं कहूँगी कि वही एक प्रतिबिंब उन्होंने बनाया है, वही एक प्रतिबिंब उन्होंने लिखा है। तो इसीलिए मॉडर्न हिंदी युवाओं को अपने साथ जोड़ रही है, और मैं इस बात से खुश हूँ कि मॉडर्न हिंदी के ज़रिए ही सही कहीं न कहीं युवा हिंदी के निकट आ रहा है, हिंदी से एक संबंध जो है वो बैठ रहा है युवाओं का। एक आखिरी सवाल, क्या तरीका है जिससे हिंदी फिर से पहले की तरह बोली जाने लगे या लोग समझने लगे हिंदी का महत्व? मुझे हिंदी का महत्व इसलिए पता है क्योंकि मेरे घर में जिस प्रकार के नियम मैंने आपको बताए, वो उन नियमों ने कहीं न कहीं मुझे इस बंदिशों में रखा है कि मैं अपने शब्दकोश को हिंदी शब्दकोश के बाहर नहीं ले जा सकती, और मैं 2 भाषाओं का मिश्रण नहीं कर सकती। तो मैं यही कहूँगी, आजकल जब टीचर जब पढ़ाती है बच्चों को कक्षाओं में, जब स्कूली स्तर पर जब पढ़ाती हैं, तो वो बोलती है, स्टूडेंट्स टुडे वी विल लर्न द चैप्टर सच है विपत्ति जब आती है, विच इज़ रिटन बाय रामधारी सिंह दिनकर, हु इज़ ऑल्सो नोन एज नेशनल हिंदी पोएट ऑफ इंडिया। अब आप देखेंगे इसमें गिन चुनकर कुछ 3 या 4 शब्द हिंदी के हैं, बाकी पूरी भाषा अंग्रेजी है। हमने अंग्रेजी का स्तर इस तरह से बिठा दिया है, लोगों के मस्तिष्क में हमने ये बात फिट कर दी है कि अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती तो आप शायद रोजगार नहीं ले सकते, अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती तो शायद आपकी उन्नति नहीं हो सकती। पर मैं ये कहूँगी कि भारत देश में अगर आप रहते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपको हिंदी आती है और फिर भी आप हिंदी के साथ नहीं जी पाए। सिर्फ हिंदी से भी काम चल सकता है। मैं अपने स्तर पे पूरे पूरे प्रयास करती हूँ कि मैं हमेशा सिर्फ हिंदी में बातचीत करूँ, सिर्फ हिंदी में ही वार्तालाप करूँ। जितनी भी चर्चाएं मैं बिठा रही हूँ उनमें हिंदी शब्दों का अधिक से अधिक प्रयोग हो। हिंदी अगर हम चाहते हैं कि आज के युवा समझे या आज के बच्चे हिंदी भाषा के करीब आए, तो हमें हिंदी को उन तक ले जाना होगा। मध्य भारत जो हिंदी के लिए कहा जाता है, जिन्हें हिंदी भाषी राज्य कहा जाता है, वहीं आज ऐसा हो रहा है कि हिंदी में बच्चों के अंक कम आ रहे हैं। 80 में से कुछ बच्चे हैं जो 35 और या 20 जैसे अंक लेकर आते हैं। अब हिंदी भाषी राज्यों में ही अगर हिंदी का स्तर ऐसे नीचे आएगा, तो हम दक्षिण भारत से तो हम अपेक्षा ही नहीं कर सकते हिंदी की। तो मैं बस यही कहूँगी, अगर हम चाहते हैं कि आज के युवा, आज के बच्चे अगर हिंदी के निकट आए,
तो हमें हिंदी को उन तक ले जाना होगा। और हिंदी को उन तक ले जाने का सबसे सरल उपाय यही है, एक युक्ति जो मेरे मस्तिष्क में है वो ये कि हम उन्हें हिंदी पाठ करवाएं। हम बच्चों को कहें कि वो घर में हिंदी का प्रयोग करें। दो भाषाओं का मिश्रण किस प्रकार से एक भाषा को खराब कर देता है, हम उन्हें ये बात समझाएं। और इस बात को ध्यान में रखते हुए हम भाषा को समझने की, पढ़ने की और जानने की कोशिश करें। मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। और आज मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने हिंदी के बारे में आपसे ये चर्चा की। आशा करती हूँ कि मेरी कही हुई बातें आज का युवा समझेगा और लोग ये बात समझेंगे कि हिंद देश की भाषा हिंदी, हिंदी का सम्मान करो, संस्कृत की ये छोटी बहना इसका ना अपमान करो। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।